हेलो दोस्तों, मैं विपिन गंगवार उर्फ आर्यन सर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं डीएसएल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी जानें कि डीएसएल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हम सभी लोग आपके लिए सारे क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मैं आपके साथ जो इकोनॉमी डिस्कस कर रहा हूं, और हम लोग जो इकोनॉमी में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा इससे पहले वीडियो आ चुके हैं मेरे, और मैं जहाँ पर उस दिन आपको पढ़ा रहा था और वो बात जो हमारी अधूरी रह गई थी, जहाँ से आवाज़ आना बंद हो गया था, वहीं से मैं आज क्या कर रहा हूँ, शुरू करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से बात चल रही थी, हमारा हेडिंग था, क्या था, भारतीय अर्थ व्यवस्था का आधुनिकरण। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमें यहाँ से इसका आधुनिकरण देखना है, और हम अभी सारा बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिल चुका है आपके लिए, ये दूसरा है। तो अगर हम आधुनिकरण की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि एक तो हम बांटेंगे इसको 1946 से लेकर 1991, और इसके बाद वर्तमान तक की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इसमें। तो दोस्तों अगर बात करते हैं कि 1991 से पहले क्या भारतीय अर्थव्यवस्था रही, और 1991 के बाद क्या भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा, यहाँ से कहते हैं 1991 से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था मानी जाती है वो बंद अर्थव्यवस्था मानी जाती है, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ना आयात ना निर्यात। ठीक है, तो ना तो खुला व्यापार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था थी। दूसरी चीज क्या था, याद रखिएगा, जितने भी निर्णय थे इस अवस्था में, जो निर्णय थे वो सारे सरकार के हाथों में थे। किसके हाथों में थे? सरकार के होते थे। ठीक है, सरकार के हाथों में ये सारे निर्णय हुआ करते थे। और दोस्तों इससे पहले की अर्थव्यवस्था कैसी थी? ठीक है, लाइसेंस आधारित थी, लाइसेंस आधारित थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि इससे पहले की जो 1991 से पहले की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो लाइसेंस आधारित थी। क्यों? क्योंकि हम लोग डरे हुए थे। हमको पता, हम सभी जानते हैं कि कुछ यूरोपीय आए, व्यापार के बहाने से हमारे देश में आए और हमको गुलाम बनाकर कई सालों हम पे क्या किया, उन्होंने शासन किया। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया कि सबको ओपन व्यापार और ओपन आयात निर्यात की छूट नहीं दी, जिसको हमने बोला कि क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। और इसमें क्या बना दिए, एक लाइसेंस बना दिए कि भाई आपको अगर इन सेक्टर में आपको निवेश करना है तो आपको लाइसेंस सरकार से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ज़रा समझिएगा, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। ये जो लाइसेंस थे तो 18 सेक्टर थे इन्वेस्टमेंट के लिए, और जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना क्या था दोस्तों, ज़रूरी था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, जितना भी विदेशी विनिमय होता था, विदेशी विनिमय हो रहा है, यानी कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता था या जितना भी निवेश होता था या इन्वेस्टमेंट होता था, जितना भी, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट जितना भी होता था, तो ये सब को संचालित करने के लिए एक एक्ट था, फेरा, FERA, फेरा 1974। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से अगर मैं बात आपसे करता हूँ 1974, ठीक है, फेरा को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। फेरा को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अंतर्गत दोस्तों याद रखिएगा
81 सेक्शन थे। कितने सेक्शन थे? ठीक है, याद रखिएगा 81। कितने सेक्शन है इसमें? 81 है। ओके, तो 81 सेक्शन थे इसमें, और इन धाराओं के आधार पर ऐसे नियम कानून भारत में बनाए गए कि जिससे कि कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर आ रहा है या विदेशी निवेश आ रहा है या कोई विदेशी कंपनी आ रही है या आयात निर्यात हो रहा है तो वो इसी रूल के अनुसार चला करता था। ठीक है दोस्तों, आई होप इतनी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब जरा मुझे ये बताइए कि अगर ये हमने क्या कर रखा है, ये हमने अर्थव्यवस्था बंद कर रखी है, और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों क्या था? सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे जो थी वो एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो रुपए की वैल्यू है, जो रुपए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन थी किससे? डॉलर से। यानी इस समय अगर मैं देखता हूँ तो भारतीय जो मुद्रा थी वो स्टैंडर्ड मनी कहलाती थी। और दोस्तों जो स्टैंडर्ड मनी कहलाती थी उसका मतलब था कि रुपये की वैल्यू किससे ज़्यादा थी? वो डॉलर की वैल्यू से ज़्यादा थी। ठीक है, डॉलर की वैल्यू से क्या थी? वो ज़्यादा थी। समझ गए चीज़ों को। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अच्छा मानता हूँ कि मुझे एक रूम चाहिए दिल्ली में, ठीक है, और मैंने 2 रूम फाइनल किए। एक रूम का रेंट 12,000 रुपये है, 9 बजे से पहले रूम पे आना है, बीड़ी सिगरेट गुटखा मीट मसाला कुछ नहीं खाया जाएगा उस रूम पे। ठीक, ये सारी पाबंदियां हैं उस रूम पर। यार दोस्त कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जो आप समझ रहे हैं वो भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो जो कुछ भी आएगा नहीं रूम पे, एक रूम की ये कंडीशन। दूसरे रूम की है भाई 12,000 रुपये, ठीक है, इसका 15 था, उसका 12,000 रुपये रेंट है। कभी भी आइए कभी भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खाइए कुछ भी पीजिए, कौन आया कौन गया किसी को कोई मतलब नहीं। तो आप मुझे ये बताओ आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली हम दूसरे वाले रूम में रहना पसंद करेंगे जहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ पर कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है। समझ गए ना? ओके, बस बिल्कुल यही है इस इकोनॉमी में दोस्तों। अगर जब आपने यहाँ पाबंदी लगा रखी, इतने कानून बना रखे हैं, इतना अपना रुपया इतना बढ़ा रखा है, तो मुझे ये बताइए क्या विदेशी निवेश आएगा? इस कारण से विदेशी निवेश में क्या आएगी? कमी। अगर दोस्तों विदेशी निवेश में कमी आएगी तो दोस्तों याद रखना विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या आएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? कमी आएगी। और यही कारण है दोस्त कि ये जो घटना है, यही घटना कहलाती है विदेशी मुद्रा संकट का काल, यानी कि फॉरेन मनी क्राइसिस। फॉरेन मनी क्राइसिस यानी विदेशी मुद्रा संकट का दौर है भारत में। ये किसका दौर है? ये किसका दौर है? विदेशी मुद्रा संकट का। ठीक, अगर विदेशी मुद्रा संकट का दोस्तों दौर है, ठीक, तो इसके लिए इस समय जो पीएम रहेंगे वो कौन रहेंगे? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। और जो वित्त मंत्री रहेंगे, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, वो रहेंगे मनमोहन सिंह। कौन रहेंगे? मनमोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, अब इस फॉरेन मनी क्राइसिस, हमारे पास विदेशी मुद्रा है नहीं दोस्तों। आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी में सीधे लिखा है कि मात्र $1 ट्रिलियन बचा था जिससे केवल 7 दिन व्यापार चल सकता था। अब ऐसी अर्थव्यवस्था को डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए क्या हुआ कि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी ने भारत का सोना उठाया और पहुंच गए पैसा लेने के लिए किसके पास दोस्तों? वर्ल्ड बैंक के पास। और उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो? उन्होंने प्रेशराइज किया और भारत की इस बंद अर्थव्यवस्था को
इस बंद अर्थव्यवस्था को क्या हो जाएगी, खुली हुई अर्थव्यवस्था हो जाएगी। आई होप आपकी चीज समझ में आ गई होगी। आइए तो इसका दूसरा चरण देखते हैं। ओके, तो दूसरे चरण की बात करते हैं हम लोग। हम बात कर रहे थे 1991 से पहले 1946 और इसके बाद वर्तमान तक। तो दोस्तों अब क्या हुआ, यहां से जो क्लोज इकोनॉमी थी कैसी हो गई, ओपन इकोनॉमी। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, ओपन इकोनॉमी में चेंज हो गई। यहां से जो फेरा था